हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पार्ट 5 में हम आज पढ़ रहे हैं रिट्रेंचमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं छटनी। रिट्रेंचमेंट मीन्स द डिस्चार्ज ऑफ सरप्लस लेबर और स्टाफ बाय द एम्प्लॉयर फॉर एनी रीज़न व्हाटसोएवर अदरवाइज देन बाय वे ऑफ पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड एज अ मेजर ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। रिट्रेंचमेंट जो है, जो एक्सेस लेबर जो है उसको एक तरीके के उसको हटा दिया जाता है, उसकी छटनी करी जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा। लेकिन ये जो आगे उसका रीज़न हो सकता है इकोनॉमी, अगर उसका रीज़न हो सकता है रैशनलाइजेशन ऑफ इन इंडस्ट्री हो सकता है, या इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू लेबर सेविंग हो सकता है। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से एक्सेस लेबर को हटाया गया हो। लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो रिट्रेंचमेंट को डिफाइन करता है। रिट्रेंचमेंट मीन्स द टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ द वर्कमैन। उसको उसकी जो सेवा है उसको टर्मिनेट कर देना, उसको समाप्त कर देना है। द टर्मिनेशन में बी बाय एनी रीज़न, किसी भी कारण हो सकता है। बाय द टर्मिनेशन, बट द टर्मिनेशन शुड नॉट बी द मेजर ऑफ पनिशमेंट, लेकिन वो पनिशमेंट के तौर पे नहीं हो सकता। अब द फॉलोइंग आर नॉट रिट्रेंचमेंट, अगर ये सभी अगर हम देखें पॉइंट्स तो ये रिट्रेंचमेंट नहीं है अगर ये किया जाता है। जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट, अगर कोई व्यक्ति वीआरएस ले लेता है तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं है, वो छटनी नहीं है। रिटायरमेंट ऑफ द वर्कमैन, अगर व्यक्ति अपने सेवानिवृत्त हो जाता है तो ये भी रिट्रेंचमेंट नहीं है। या थर्ड, टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस, अगर उसकी बीमारी के कारण उसका स्वास्थ्य बहुत लंबे समय से ख़राब है जिसके कारण वो अपनी जॉब को अब कंटिन्यू नहीं कर सकता है, तो उसको भी हम टर्मिनेशन नहीं कहते, उसको भी हम रिट्रेंचमेंट नहीं कहते हैं, छटनी नहीं। ये जो 3 पॉइंट्स है, वॉलंटरी रिटायरमेंट, फिर एज ऑफ सुपर एनुएशन मतलब सेवानिवृत्ति की आयु हो जाने पर, और थर्ड है लगातार स्वास्थ्य उसका खराब रहने के कारण सेवा की समाप्ति। अब यही डेफिनेशन हमारे हिंदी में भी दे रखी है, जिसे अपन कहते हैं अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंतर्गत दंड देने के अतिरिक्त, मतलब इनडिसिप्लिनरी एक्शन उसके अगेंस्ट अगर हम उसको छोड़कर किसी भी कारण से सेवायोजक अगर श्रमिक की सेवा को समाप्त कर देता है तो उसे हम कहते हैं सेक्शन 200 के डबल ओ के अकॉर्डिंग, तो ये रिट्रेंचमेंट या छटनी कहलाता है। लेकिन उसमें ये जो पॉइंट्स हैं, हमें 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, वो इंक्लूड नहीं होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है कामबंदी और छटनी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ले ऑफ, और अभी आज हम पढ़ रहे हैं छटनी में। दोनों में क्या डिफरेंस है? कामबंदी 1 दिन या कुछ दिनों के लिए करी जाती है। छटनी की दशा में श्रमिकों को हमेशा के लिए काम से निकाल दिया जाता है। कामबंदी में अस्थायी तौर पर काम नहीं दिया जाता है। छटनी में श्रमिक को सदैव के लिए कार्य से हटा दिया जाता है। कामबंदी के लिए पूर्व सूचना आवश्यक नहीं होती, लेकिन छटनी में नोटिस देना ज़रूरी है। कामबंदी किसी विभाग या संस्था से सभी श्रमिकों की एक साथ हो सकती है, लेकिन छटनी सभी श्रमिकों की नहीं होती है। कामबंदी की दशा में कारखाना बंद भी हो सकता है, छटनी की दशा में कारखाना चालू रहता है। कामबंदी के बाद भी श्रमिक व सेवायोजक के बीच आपसी संबंध रहता है, लेकिन छटनी में नहीं रहता है। श्रमिकों की नियोजन स्थल पर दिन में एक बार उन्हें जाना पड़ता है, लेकिन छटनी में ऐसा नहीं होता है। और कामबंदी एक दिन काम ना देने पर उस दिन मिलने वाले कुछ पारिश्रमिक का 50% क्षतिपूर्ति के रूप में उसे दिया जाता है। लेकिन जो छटनी होती है उसमें क्षतिपूर्ति कुल सेवा काल के आधार पर प्रत्येक 1 वर्ष या 6 माह से अधिक की सेवा के लिए 15 दिन की औसत मजदूरी देनी होती है। तो अब देखते हैं छटनी के पूर्व की कुछ शर्तें होती जो पूरी करनी ज़रूरी है। 1 वर्ष की निरंतर सेवा होनी चाहिए। 1 महीने का नोटिस उस श्रमिक को मिलना चाहिए। नोटिस की अवधि व्यतीत होने पर छटनी होनी चाहिए।
नोटिस के अभाव में उसे भुगतान दिया जाएगा। छंटनी की क्षतिपूर्ति उस व्यक्ति को दी गई। अभी मैंने आपको बताया कि क्षतिपूर्ति की राशि जो होगी वो निरंतर सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष या 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए के किसी भी भाग के 15 दिन के औसत वेतन के बराबर होगी। समुचित सरकार को नोटिस देना होगा। अब कॉम्पनसेशन इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, उपकरण के अंतरण की दशा में क्षतिपूर्ति। अगर जो अंडरटेकिंग ही उपकरण जो है, उपक्रम जो है वो ही ट्रांसफ़र हो जाता है तो उस कंडीशंस में हो सकता है छंटनी मानी जाए और हो सकता है ना मानी जाए। अब देखते हैं कहाँ हम छंटनी मानेंगे उसको। छंटनी के नियमानुसार ही नोटिस व क्षतिपूर्ति मिलेगी। नोटिस या तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त ना होना, मान लीजिए उसमें सेवायोजक चेंज हो रहा है, तो सेवायोजक अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ पर कोई नोटिस या क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि यदि ऐसा जो ट्रांसफ़र हुआ है वो सेवा में कोई व्यवधान उपस्थित नहीं कर रहा है, मतलब सर्विस में उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है सेवायोजक के चेंज होने से। यदि ऐसा जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो सेवा की शर्तें ऐसी है जो किसी भी दशा में ऐसे हस्तांतरण से पूर्व लागू होने वाली शर्तों से कम अनुकूल नहीं है। और थर्ड है, ऐसे हस्तांतरण की सेवा के अंतर्गत यदि नया सेवायोजक भी छंटनी की दशा में उसी प्रकार क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है जैसे कि उसकी सेवा निरंतर चल रही है तथा वह हस्तांतरण से उसकी सेवा में कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कोई नोटिस और क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं होती है। अब नोटिस ऑफ क्लोज डाउन होता है उपक्रम को बंद करना। अब बहुत सारे उपक्रम बंद हो जाते हैं तो यहाँ धारा आती है 25 FFA। इसमें कहते हैं कि अगर उपक्रम बंद हो रहा है तो उसका क्लोज डाउन या क्लोजर जिसे अपन बोलते हैं 60 दिन पूर्व की सूचना देनी होती है। अब सूचना देने की में छूट, अगर 50 से कम श्रमिक हैं उस उपक्रम में तो सूचना देने की ज़रूरत नहीं है, और पिछले 12 महीने में की अवधि के प्रति कार्य दिवस जो है वो औसत 50 से कम श्रमिक नियुक्त रहे हो उसमें, और यदि वह उपक्रम भवन पुल जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं उस अगर प्रोजेक्ट वाली कोई कंपनी या उपक्रम है तो वहाँ पर भी हमें सूचना देने की ज़रूरत नहीं होती है। समुचित सरकार के पास पावर होती है कोई भी छूट देने की। आगे बढ़ते हैं, कॉम्पनसेशन फॉर क्लोज डाउन के लिए क्या कॉम्पनसेशन या क्षतिपूर्ति दी जाएगी। छंटनी के नियमानुसार ही नोटिस व क्षतिपूर्ति का आधार सेम जैसे हमने छंटनी में करा था वैसा ही नोटिस एवं क्षतिपूर्ति दी जाएगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में बंद करने पर क्षतिपूर्ति, अगर किसी भी कारण की ऐसी वजह कोई कारण है जैसे फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ गई है या स्टॉक जमा हो गया है या लाइसेंस रद्द हो गया है या उसकी अवधि समाप्त हो गई है, तो इन कारणों की वजह से श्रमिक को अधिकतम 3 महीने की औसत वेतन के बराबर क्षतिपूर्ति दी जाती है। नेक्स्ट, खनन का कार्य वाले उपक्रम की दशा में श्रमिक की सूचना व क्षतिपूर्ति प्राप्त ना होना। अगर ऐसा कोई उपक्रम है तो वहाँ पर इनको कोई भी क्षतिपूर्ति या कोई भी नोटिस या सूचना नहीं दी जाती। अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क वाली है तो कंस्ट्रक्शन वर्क वाली अगर कोई ऐसा उपक्रम है तो 2 वर्ष के में बंद होने पर सूचना व क्षतिपूर्ति नहीं। अगर वो 2 वर्षों के अंदर ही बंद हो जाती तो ऐसी कोई सूचना या क्षतिपूर्ति उसको देने की ज़रूरत नहीं है। अब है प्रोसीजर ऑफ रिट्रेंचमेंट, जिसे अपन बोलते हैं छंटनी की विधि। यदि किसी औद्योगिक संस्था में किसी भारतीय नागरिक श्रमिक की छंटनी की जाती है तो वह श्रमिक उस संस्था में किसी विशेष वर्ग के श्रमिकों में से है जो सेवायोजकों एवं श्रमिक के बीच इस संबंध में किसी ठहराव के अभाव में सेवायोजक सामान्यतः उस श्रमिक की छंटनी करेगा जिसकी उस विशेष वर्ग में सबसे बाद में नियुक्ति करी गई है। जो अगर उस ग्रुप में जो सबसे लास्ट में नियुक्त किया गया उसकी छंटनी पहले करी जाएगी। यदि सेवायोजक किसी अन्य श्रमिक की छंटनी करता है तो उसे उसका कारण बताना पड़ता है। अब छंटनी किए हुए श्रमिक को पुनर्नियुक्ति अगर देने की बात आती है तो पहला राइट इनका बनता है क्योंकि इनको प्राथमिकता दी जाएगी दूसरों की जगह। अब
प्रोहिबिशंस और प्रोहिबिशन रिलेटिंग टू ले ऑफ। अब इसके क्या प्रोविजंस हैं ले ऑफ से रिलेटेड, कि क्या हमने निषेध लगा रखे हैं। पहला, पूर्वानुमति की से कामबंदी, आपको पूर्वानुमति लेनी पड़ती है तभी आप कामबंदी कर सकते हो। निर्धारित रीति से आवेदन करना पड़ता है, जो भी प्रोसीजर है, प्रोविजंस बने हुए हैं कि आपको ये सारे करने फॉलो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप करोगे। आवेदन पत्र देना पड़ेगा। माइनिंग एस्टेब्लिशमेंट है तो उसे भी क्या पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी, सरकार द्वारा दी जाती है पूर्वानुमति। आवेदन अनुमति के 60 दिन के बाद पूर्वानुमति मानना। मान लीजिए हमने अप्लाई कर लिया लेकिन सरकार ने हमें कोई भी उसको एप्लीकेशन को ना ही आवेदन को स्वीकारा ना अस्वीकारा, तो हम आफ्टर 60 डेज ये मान लेते हैं कि वो स्वीकार लिया गया है। समुचित सरकार का आदेश लागू होगा। इसमें आदेश पर पुनर्विचार करना एवं न्यायाधिकरण को सौंपना होता है। अगर उस पर हम, क्योंकि हम फिर से सोचते हैं उसके ऊपर, पूर्वानुमति में आवेदन ना करने पर कामबंदी अगर आप कर देते हो, अगर आपने में आवेदन ना करने पर आपने अप्लाई नहीं करा उस परमिशन के लिए और आपने कामबंदी कर दी तो वो अवैध है। छूट देने का अधिकार समुचित सरकार को होता है। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार श्रमिक को धारा 25C के तहत रहता है। कंडीशन प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट। कंडीशन जब हम कर रहे हैं तो हमें क्या देखना पड़ेगा, 3 महीने का नोटिस देना ज़रूरी है, पूर्वानुमति प्राप्त करना ज़रूरी है, निर्धारित रीति से पूर्वानुमति होगी, समुचित सरकार के पास सरकार हमें आदेश देगी। आवेदित पूर्वानुमति के 60 दिन के बाद पूर्वानुमति मानना, मतलब हमने अप्लाई करा है और वहाँ से कोई भी हमें मैसेज कम्युनिकेट नहीं होता है कि हम स्वीकारा या अस्वीकार करा है, तो 60वें दिन हम मान लेते हैं कि हमें मंजूरी मिल गई है। सरकार या प्राधिकरण के का आदेश अंतिम व बंधनकारी, जो भी सरकार कहेगी वो हमें मानना होगा। आदेश पर पुनर्विचार करना व न्यायाधीश को सौंपना, अगर उस पर रीथिंकिंग करी जाए तो वो न्यायाधीश को सौंपी जाती है। पूर्वानुमति के बिना छटनी अगर कर दी जाती है तो वो अवैध होगी और श्रमिक को सभी अधिकार उसके होंगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर छूट देने का अधिकार समुचित सरकार को है। क्षतिपूर्ति दी जाती है 15 दिन के औसत वेतन के बराबर। अब प्रोसीजर फॉर क्लोजिंग डाउन के अंदर भी सिमिलर पॉइंट्स ही हैं। समुचित सरकार को आवेदन करना होता है, इसमें 90 डेज पहले करना पड़ता है। सरकार द्वारा अनुमति दी जाती है। सरकार द्वारा अनुमति दी जाती है। आवेदित अनुमति को 60 दिन के भीतर पूर्वानुमति मानना होता है। सरकारी आदेश अंतिम व बंधनकारी होते हैं। आदेश पर पुनर्विचार करना या अधिकरण को सौंपना पूर्वानुमति के बिना अगर हम कर देते हैं बंद तथा श्रमिकों को, तो वो अवैध कहलाएगा और श्रमिक के पास सारे अधिकार चले जाएंगे। छूट देने का अधिकार समुचित सरकार के पाते हैं और इसके अंदर भी क्षतिपूर्ति दी जाती है। क्षतिपूर्ति की राशि प्रत्येक पूरे वर्ष के निरंतर सेवा या 6 महीने से अधिक की सेवा के लिए 15 दिन का औसत वेतन के बराबर होती है। अब इसमें पेनाल्टी है। क्लोजर के लिए, बंद के लिए क्या दंड है भाई, इसके अंदर दंड डिसाइड कर रखा है कि यदि कोई सेवायोजक धारा 25(0) सब सेक्शन 1 के प्रावधानों की पालना किए बिना ही उपक्रम को बंद कर देता है तो उसे 6 माह का कारावास तथा 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ता है। और यदि कोई सेवायोजक उपक्रम बंद करने की अनुमति ना मिलने के बाद भी उसे बंद कर देता है तो सरकार द्वारा उस उपक्रम को पुनः चालू करने के आदेश प्रसारित करने के बाद भी पुनः चालू नहीं करता है तो सेवायोजक को 1 वर्ष तक का कारावास व 5,000 रुपये का जुर्माना दिया जाता है। अब इसके अंदर जो क्योंकि ये हम बुक से पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर ये जो पेनल्टी का अमाउंट है ये कम है। आप इसके लिए गूगल के ऊपर लेटेस्ट जो पेनल्टी फॉर क्लोजर्स है आप उसको सर्च करेंगे और जो लेटेस्ट पेनल्टी या जो भी उनको कारावास लगता है, जुर्माना और एवं दंड दिया जाता है, आपको वो लिखना होगा। अब इसके असाइनमेंट आपके हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट से आप क्या समझते हैं। छटनी से स्टेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू रिट्रेंचमेंट, इसके जो प्रावधान है वो समझाइए। और प्रोसीजर ऑफ क्लोजर का जो प्रोसीजर है आपको वो एक्सप्लेन करना है। थैंक यू सो मच।